अमेरिका की क्रांति का पार्ट टू। अब इसमें हम बौद्धिक चेतना की बात करते हैं। बौद्धिक चेतना में दो चार चिंतक हुए, उनके बारे में बात करते हैं। बौद्धिक चेतना में दो चार चिंतक हुए, उनके बारे में बात करते हैं। 100 वर्षों में अमेरिका में पत्रकारिता वैज्ञानिक चेतना में विकास आया। बौद्धिक चेतना अब बौद्धिक चेतना के बारे में देखते हैं। बौद्धिक चेतना में 100 वर्षों में पत्रकारिता, विज्ञान और चिंतन के बारे में उनके विकास आया। इसमें 4-5 चिंतक थे, जैसे बेंजामिन फ्रैंकलिन, जेफरसन, थॉमस पेन, जेम्स है। ये 3-4 चिंतक थे जिन्होंने 100 वर्षों में पत्रकारिता, विज्ञान और बौद्धिक चेतना में विकास आया। और ये अमेरिका में स्थित उपनिवेश और इंग्लैंड द्वारा शासित उपनिवेश थे, उस पर कि अत्याचार करना होगा, उसके बारे में चिंतन मनन करने लगे। थॉमस पेन के बारे में कहा जाता है कि ये इंग्लैंड में रहते थे। ये इंग्लैंड में रहते थे, लेकिन बाद में ये अमेरिका चले गए। और ये इंग्लैंड की सामंतवादी नीति की घृणा करते थे। इंग्लैंड की सामंतवादी नीति की घृणा करते थे। सामंतवादी नीति की घृणा करते थे। अब 100 वर्षों के बौद्धिक चेतना के बाद विज्ञान पत्रकारिता क्षेत्र में नए लेखकों का उदय हुआ। उसमें बेंजामिन फ्रैंकलिन, जेम्स, थॉमस पेन, ये विशेष तौर पर ये चिंतक थे। और ये थॉमस पेन ये इंग्लैंड में रहते थे, लेकिन बाद में अमेरिका में चले गए और इंग्लैंड की सामंतवादी नीति से घृणा करते थे। इन्होंने अपनी पुस्तक कॉमन सेंस में लिखा था। ये इनकी एक पुस्तक थी कॉमन सेंस। इनकी पुस्तक कॉमन सेंस थी। अब इसके बाद देखते हैं संवैधानिक मुद्दे। ये बौद्धिक चेतना के बारे में होगा ये सब। अब इसके बाद देखते हैं संवैधानिक मुद्दे। संवैधानिक मुद्दे के बात में ऐसा कहा जाता है कि जैसे संविधान में निहित अब संविधान का
जैसे इंग्लैंड ने नए कर की घोषणा कर दी, जिससे उपनिवेशों का घोर प्रतिक्रिया आया, मतलब घोर विरोध हुआ। और उपनिवेशों ने कहा कि उपनिवेश असेंबलियों को कर लगाने का अधिकार है, ना कि ब्रिटेन की संसद को। और ब्रिटेन की संसद इस बात पर अड़ी रही कि उसे कर लगाने का अधिकार है। ब्रिटेन की संसद इस बात पर अड़ी रही उसे कर लगाने का अधिकार है, लेकिन उपनिवेशों का मानना है कि उन पर कर लगाना उपनिवेश असेंबलियों का कार्य है, न कि ब्रिटेन की संसद को। और उन्होंने यह नारा दिया, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। अब मुद्दे पर बात करेंगे तो संवैधानिक मुद्दे पर, तो ब्रिटेन की संसद ने नए करों की लगाने का प्रयत्न किया। नए करों को लगाने का प्रयत्न किया। नए करों को लगाने का प्रयत्न किया। इससे उपनिवेशों की घोर प्रतिक्रिया आई। देशों की घोर प्रतिक्रिया आई। इससे उपनिवेशों की घोर प्रतिक्रिया आई, मतलब कर लगाने पर तो उपनिवेशों की घोर प्रतिक्रिया आई और उन्होंने कर देने से मना कर दिया। मना कर दिया। उपनिवेशों ने कर देने से मना कर दिया और उपनिवेशों ने कहा कि कर लगाने का अधिकार उपनिवेश असेंबलियों को है। उपनिवेश असेंबलियों का मतलब जो उपनिवेश में बैठे लोग जो उपनिवेश को कंट्रोल करते थे, उपनिवेश असेंबलियों का है। उपनिवेश असेंबलियों का मतलब है जो उसमें बैठे लोग थे उपनिवेश में, जो उसका कार्यभार देख रहे थे, उन्हीं, मतलब कि जिसका उपनिवेश था उन्हीं को कहते हैं। कर लगाने का अधिकार उपनिवेशों को कर लगाने का अधिकार उपनिवेशों के असेंबलियों के हैं, असेंबलियों को है। उपनिवेश के असेंबलियों को है, ना कि संसद को। अब संवैधानिक मुद्दे में मतलब ब्रिटेन की संसद कहती वो कर लगाने का प्रयत्न किया और इससे उपनिवेशों की घोर प्रतिक्रिया है। उपनिवेशों ने कहा कि अगर मतलब उन पर कर लगाने का अधिकार उपनिवेश असेंबलियों का है, ना कि ब्रिटेन की संसद को। अब ब्रिटेन की संसद इस बात पर अड़ी रही कि कर लगाने का अधिकार उसका है। ब्रिटेन की संसद इस बात पर अड़ी रही, ब्रिटेन की संसद इस बात पर अड़ी रही
कि कर लगाने ब्रिटेन की संसद इस बात पर अड़ी रही कि कर लगाने का अधिकार उसका है। अड़ी रही कि कर लगाने का अधिकार उसका है। कर लगाने का अधिकार उसका है। उसका है। उसका है। और उपनिवेशों ने कहा, मतलब ब्रिटेन की संसद इस बात पर नहीं रही कि कर लगाने का अधिकार उसका है, लेकिन उपनिवेशों ने कहा कि प्रतिनिधित्व नहीं मतलब प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। उपनिवेशों ने कहा कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। निधित्व नहीं तो कर नहीं। संवैधानिक मुद्दे पर मतलब ब्रिटेन की संसद कर लगाने का प्रयत्न किया, जिससे उपनिवेशों की घोर प्रतिक्रिया आई। उपनिवेशों ने कर देने से इनकार कर दिया। उपनिवेशों ने कहा कि हम पर कर लगाने का अधिकार उपनिवेश असेंबलियों को है, न कि ब्रिटेन की संसद को। और उपनिवेशों ने ये भी कहा, ये नारा दिया कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। अब ग्रेन बिले की नीति देखते हैं, जो भी एक बड़ा कारण था। ग्रेन बिले की नीति, ग्रेन बिले की नीति के बारे में मतलब ये भी एक सही है, मतलब कि अच्छी चीज है, इसको जानने चाहिए। ग्रेन बिले की नीति, एक विद्वान ने कहा मतलब कि जैसे जब अमेरिका और ब्रिटेन के बीच लड़ाइयाँ हो रही थी, उपनिवेशों और ब्रिटेन के बीच, तब मतलब कि 4 रेजिमेंट सैनिक वाला कहानी था। इसमें उस पत्र का जिक्र किया जाता है। तब ग्रेन बिले की नीति, एक विद्वान ने कहा कि ग्रेन बिले एक पत्र पढ़कर और अमेरिका को खो दिए। एक पत्र पढ़े और अमेरिका को खो दिए। एक विद्वान ने कहा ग्रेन बिले एक पत्र पढ़े और अमेरिका को खो दिए। ग्रेन बिले एक पत्र पढ़े और अमेरिका को खो दिए। और अमेरिका को खो दिए। अब एक पत्र पढ़े और अमेरिका को खो दिए। इसके मतलब इंग्लैंड का शासक जॉर्ज तृतीय आया, तब उसने इंग्लैंड मतलब अमेरिका के आय और व्यय का मतलब हिसाब किताब करवाया, मतलब कितना हमें आय होती है और कितना अमेरिका के उपनिवेशों पर व्यय होती है हमें, मतलब कितना खर्च होता है, कितना हमें प्रॉफिट होता है। इंग्लैंड का शासक जॉर्ज तृतीय शासन पदभार संभाला। जॉर्ज तृतीय ने पदभार संभाला। जॉर्ज तृतीय ने जब पदभार संभाला तब उसने, जाहिर सी बात है, अगर कोई नया राजा बनता है तो वह सुधारों की और अपने देश के विकास की बात ही करता है। तो उन्होंने अमेरिका के उपनिवेशों की लेखा जोखा करवाया। अमेरिका के उपनिवेशों का लेखा जोखा करवाया। लेखा जोखा करवाया। और उसे पता चला कि अमेरिका के उपनिवेशों से आय से ज्यादा व्यय हो रहा है।
अमेरिका के उपनिवेशों से आय से ज्यादा व्यय हो रहा है। अब ग्रेनबिलो की नीति के बारे में कहा था। एक विद्वान ने कहा कि ग्रेनबिलो ने एक पत्र पढ़ा और अमेरिका को खो दिया। अब मतलब ये सही बात है। मतलब उस समय लड़ाइयाँ चल रही थी 4 रेजिमेंट में, जब काफ़ी नहीं हो पाया तो मतलब जाहिर सी बात है अमेरिका और ब्रिटेन की दूरियां काफ़ी थी, समुद्र में तुरंत पहुंचाया नहीं जा सकता है सैनिकों को। और फिर जॉर्ज तृतीय पदभार संभाला। जॉर्ज तृतीय ने भी मतलब कि सही काम किया, कुछ आय व्यय का लेखा जोखा करवाया और उसमें पता चला आय से ज़्यादा व्यय हो रहा है। अमेरिका में आय से ज़्यादा व्यय हो रहा है। अमेरिका में आय से ज़्यादा व्यय हो रहा है। आय से ज़्यादा व्यय हो रहा है, मतलब खर्च हो रहा है, व्यय हो रहा है। आय से ज्यादा व्यय हो रहा है तो ब्रिटेन ने नए करों की लगाने की प्रयत्न किया। नए कर लगाने की घोषणा नहीं की, लेकिन जैसे उसने नए कर लगाने की घोषणा नहीं की और उसने स्टाम्प ड्यूटी और कस्टम विभाग को तेज कर दिया। मतलब जैसे कस्टम विभाग तलाशी लेने के अधिकार ज़्यादा दे। कस्टम विभाग तलाशी लेने का स्टाम्प ड्यूटी और कस्टम विभाग को तलाशी लेने का अधिकार दे दिया। सख्ती से, मतलब अधिकार दिया वो भी सख्ती से, मतलब कि ज्यादा तरीके से, मतलब सख्ती से तलाशी लेने का अधिकार दिया। मतलब पहले था, लेकिन अब और अच्छे तरीके से तलाशी होती थी। कस्टम विभाग को तलाशी लेने का अधिकार दे दिया। और दूसरे देशों से मिलने वाले गुड़ और रम के आयात को प्रतिबंध लगा दिया। अमेरिका के उपनिवेशों को दूसरे देशों से रम और गुड़ पर प्रतिबंध लगा दिया। रम और गुड़ पर प्रतिबंध लगा दिया। दूसरे देशों से रम और गुड़ पर प्रतिबंध लगा दिया। अब वह केवल इंग्लैंड से ही रम का आयात कर सकता था। अब केवल वह इंग्लैंड से ही रम का आयात कर सकता था। इंग्लैंड से रम का आयात कर सकता था। आयात कर सकता था। अब केवल वह इंग्लैंड से रम का आयात कर सकता था। अब जाहिर से बात है, फिर गुस्सा आया होगा कि केवल इंग्लैंड से आयात कर सकता है। उपनिवेशों को फिर गुस्सा आया होगा। क्योंकि जो दूसरे देशों से आयात करता था वो इंग्लैंड के अपेक्षा सस्ते थे। क्योंकि जो दूसरों देशों से आयात करते थे, क्योंकि जो उपनिवेश दूसरे देशों से आयात करते थे
दूसरे देशों से आयात करते थे वो सस्ते थे। दूसरे देशों से आयात करते थे वो सस्ते थे। जो दूसरे देशों से आयात करते थे वो सस्ते थे इंग्लैंड की अपेक्षा से मतलब सस्ते थे और इंग्लैंड के महंगे थे। और इसके बाद मतलब कि इतना हो गया तो फिर विरोध हुआ। और इसके बाद टाउन्सलैंड नीति देखते हैं। इसके बाद टाउन्सलैंड नीति का मतलब है जब अमेरिका करों का मतलब विरोध कर रहे थे तब मतलब ब्रिटेन की मतलब इलेक्शन हुआ, फिर प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कहा कि अमेरिका को आंतरिक करों से दिक्कत है। मतलब अमेरिका उपनिवेश करों की घोर प्रतिक्रिया दे रहे थे, करना चुकाने की बात कर रहे थे। तो अमेरिका की संसद ने कहा तब टाउन्सलैंड की नियुक्ति हुई। टाउन्सलैंड ने कहा अमेरिका के आंतरिक करों से दिक्कत है, ना कि बाह्य करों से। आंतरिक करों से दिक्कत है, उपनिवेश को आंतरिक करों से दिक्कत है, देश को आंतरिक करों से दिक्कत है, और बाह्य करों से नहीं। इनका एक कथन केवल था, और बाह्य करों से नहीं। लेकिन जब बाह्य करों की लगाने की घोषणा की तब घोर प्रतिक्रिया आई, घोर विरोध हुआ इसका। बाह्य करों की लगाने की बात आई, करों की लगाने की बात आई, विरोध हुआ। और बाह्य करों की लगाने की बात आई तो इसका विरोध हुआ, टाउन्सलैंड मानते थे कि उपनिवेश को आंतरिक करों से दिक्कत है लेकिन बाह्य करों से दिक्कत नहीं है। जब बाह्य करों की लगाने की बात आई तो उपनिवेशों ने इसका विरोध किया। अब कल अमेरिका का हम तत्कालिक कारण देखते हैं, तो मतलब क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था, अमेरिका के क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था। नमस्कार, धन्यवाद।